हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाथुला पास को सबसे पहले आपको मैप में जाकर के व्यू करना है और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आकर के टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कावेरी रिवर से रिलेटेड। कावेरी रिवर के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी भी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको लेकर के क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। कावेरी रिवर जो है वो हमारे सर्दर्न इंडिया में 2 स्टेट्स कर्नाटका और तमिलनाडु से फ्लो होती है। कर्नाटका में वेस्टर्न घाट की जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से ओरिजिन होता है कावेरी रिवर का, और कावेरी रिवर तमिलनाडु को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हारंगी रिवर, सिमसा रिवर एंड हेमावती रिवर, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट रिवर है काबिनी रिवर, भवानी रिवर, तीर्था रिवर और एक है नोयर। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ट्रिब्यूटरीज को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं हमारे प्रीलिम्स में। द हिंदू का अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो मैरिज एज, वीमेन की जो मैरिज एज को इंक्रीज करने का बिल पास करवाया गया है लोकसभा में, उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने ये बोला कि ये जो नया जो लॉ इम्प्लीमेंट करने की या पास करवाने की बात की जा रही है, इससे हमारे कंप्लीट इंडिया में ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ अक्रॉस अगर आप बात करो तो ये यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करेगा। इससे क्या होगा कि सभी रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कोई भी कस्टम और लॉ के भी ऊपर ये जो मैरिज एज है वो एप्लीकेबल होगी। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे लॉ हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया में। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1956। इन सब में अमेंड करना पड़ेगा। स्मृति ईरानी ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और दिया कि प्रेजेंट टाइम में हम 75 ईयर्स में एंटर कर चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस ईयर में, और उसके बाद में 75 साल लग गए हमें वीमेन को इक्वलिटी देने में मैरिज एज को, कि आप भी इक्वल हो, आप भी 21 ईयर, जैसे बॉय को 21 ईयर डिक्लेयर कर रखा था पहले से ही कि आप 21 ईयर से पहले उनकी शादी नहीं होगी, और जो गर्ल्स की जो एज थी वो 18 एज थी, तो उसको इक्वलिटी देने में हमें 75 साल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर देखो, प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और वहाँ पर कई बिल्स को पास करवाया जा रहा है। इस समय एक बिल पास करवाया गया है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतलब हमारा जो इलेक्टोरल रोल्स है उनको आधार कार्ड के साथ में लिंक किया जाएगा। गवर्नमेंट जब इसको राज्यसभा में पास करवा रही थी तो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो उसका विरोध कर रहे थे, जिसमें टीएमसी के एमपी है डेरेक ओब्रायन, उनको सस्पेंड कर दिया गया है विंटर सेशन के बचे हुए टाइम के लिए। क्या आप जो है वो राज्यसभा की जो भी डिस्कशन है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमने शुरुआत में देखा कि 12 मेंबर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया था कि आप इस विंटर सेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के आपको पता है गवर्नमेंट का ये मानना है कि इससे क्या होगा कि जो भी वोटर लिस्ट है उसमें जो बोगस नेम है उनको रिमूव किया जाएगा, जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा अवेल हो पाएगी। ठीक है, जो फेक आईडी होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब कुछ रिमूव किया जा सकेगा। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ये मानना है कि इससे लोगों की जो प्राइवेसी है वो रिमूव होगी। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्राइवेसी को मेंटेन करना, पुट्टास्वामी केस में उन्होंने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट, तो प्राइवेसी को का इससे वायलेशन होगा। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल आप लेकर के आ रहे हो उससे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बोला गया है गुपकार अलायंस के बारे में। द पीपल्स अलायंस फॉर द गुपकार डिक्लेरेशन, उन्होंने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम में जम्मू और कश्मीर को लेकर के जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने
जो भी रिकमेंडेशन, जो भी अपनी रिपोर्ट रखी है, उसमें 7 सीट्स को इंक्रीज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 6 सीट जम्मू के लिए और 1 सीट कश्मीर के लिए। SC और ST जो कैटेगरी है उनके रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ये जो गुपकार अलायंस है, उन्होंने बोला कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और हमें ये जो डिवीज़न किया गया है वो मंजूर नहीं है। उन्होंने बोला कि इसकी वजह से कश्मीर एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है, जो पीपल रहते हैं, उनमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। उनको लगेगा कि ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जम्मू वाले रीजन पर। जो गुपकार डिक्लेरेशन है, इसके बारे में हम बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे इसको लेकर के कि गुपकार डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। बहुत सारे ग्रुप्स के नाम देते हैं कि नाटो ग्रुप से रिलेटेड है या आसियान ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या गुपकार डिक्लेरेशन। 2019 की बात है, जब आर्टिकल 370 को रिमूव करने की बात की जा रही थी, तो गुपकार डिक्लेरेशन को बनाया गया था 4 अगस्त 2019 को। वहाँ के जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं एक्सेप्ट बीजेपी, उन्होंने डिस्कस किया था कि हम मिल करके विरोध करेंगे कि आर्टिकल 370 बना रहना चाहिए। लेकिन 5 अगस्त 2019 को बाइफरकेट कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को, और वहाँ की जो भी पार्टीज़ है वो कुछ समय के बाद में 22 अगस्त 2020 को 6 रीजनल जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर की, वो एक स्टेटमेंट को साइन करती है और उसको बोलते हैं गुपकार डिक्लेरेशन सेकंड। उन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसको जो रिमूव किया गया है उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने में हम कलेक्टिवली फाइट करेंगे, इसीलिए इस गुपकार डिक्लेरेशन को बनाया गया था। इसका नाम इसलिए पड़ा कि देखो, फारूक अब्दुल्ला का जो घर है वो श्रीनगर में जो गुपकार रोड है उसके ऊपर सिचुएटेड है। वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी और उसी के बेसिस पर कि वहाँ उस रेजिडेंस पर, उस जगह पर, उस प्लेस पर बैठ करके इन्होंने डिस्कस किया था, इसीलिए इसको गुपकार डिक्लेरेशन बोल देते हैं। क्योंकि हम देखो बहुत सारे जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो जिस जगह पर उनकी मीटिंग होती है उसी के बेस पर, जैसे कि म्यांमार के थाईलैंड में सबमिट हुई तो उसके बेसिस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके बाद में उस पर बोल देंगे कि जैसे म्यांमार का जो है, जैसे मतलब म्यांमार की जो जगह है इंपॉर्टेंट कोई जगह, वहाँ पर डिक्लेरेशन, तो उसके नाम पे वो डिक्लेरेशन नाम आ जाएगा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो इस डिक्लेरेशन के बेसिस पर रखा गया था। तो ठीक है, गुपकार डिक्लेरेशन को जो बेसिक फैक्ट्स है वो हमने क्लियर किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए, श्रीलंका ने हमारे जो 13 और फिशरमैन है, इंडियन फिशरमैन, उनको डिटेन कर दिया है। हम 2-3 दिन से इशू देखने को मिल रहा है कि इंडिया के जो फिशरमैन है वो श्रीलंका के जो भी इंटरनेशनल वाटर लाइन जो डिक्लेयर कर रखी थी उसके अंदर वाले पार्ट में एंटर हो गई, जिसकी वजह से उनको कैप्चर कर लिया गया है। और ये जो इशू है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में रेगुलर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो मैरीटाइम एग्रीमेंट है इसको बार बार डिस्कशन किया गया है, बार बार ये जो बॉर्डर है उसको डिसाइड की गई है, लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से जो भी फिशरमैन है वो इसमें एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रिलेट कर सकते हो और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इशू की बात करें तो इशू यही है कि इस एरिया में जो डिसाइड किया गया है, जो रीजन डिसाइड किया गया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसमें इंडिया की तरफ से जो फिशरमैन है वो एंटर कर जाते हैं श्रीलंका के रीजन में। कारण क्या है? कारण ये है, श्रीलंका देखो ये बोलता है कि आप हमारी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर एनक्रोच करते हो, आप हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको ब्रीच करते हो। इसके अलावा जो इंडियन फिशरमैन है जो इस तरीके की टेक्निकल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो डीप ट्रोलिंग होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो भी फिशरीज़ को लेकर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, मैरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा ये डैमेज करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको लेकर के श्रीलंका को इशू है। इंडिया की तरफ से जो फिशरमैन है उनका कंसर्न ये है कि इंडिया की तरफ जो फिशरीज रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, डिप्लीशन उनका होता जा रहा है। और श्रीलंका की तरफ जो है जो वाटर है वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो हाईली रिच हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड की बात की गई है कि इस आइलैंड को लेकर के जब डिस्कशन हुआ था 1974 में, तो इस आइलैंड में इस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि देखो हम जो एरिया है, जो बॉर्डर लाइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ आइलैंड्स हैं उसके ऊपर दोनों का, श्रीलंका और इंडिया दोनों का क्या रहेगा, एक तरीके से
मतलब डोमिनेंस रहेगा। तो इसको लेकर के भी ये बोला जाता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनको दोनों की जो गवर्नमेंट है इंडिया और श्रीलंका उनको डिस्कशन करना चाहिए कि ये जो भी इशू है इसको सॉल्व किया जा सके, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि इस तरीके के इशू सामने आते हैं जिसकी वजह से फिर बाद में जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको भी इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट में कि आप एंटी नेशनल वर्ड के बारे में आप डिफाइन कीजिए, किसके बारे में हमारे यहाँ पर कहाँ मेंशन है। तो इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में इन्फॉर्म्ड किया कि देखो एंटी नेशनल जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंटी नेशनल एक्टिविटी जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट नहीं है। 1976 में जब हमारे यहाँ पर इमरजेंसी थी उस टाइम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया था। यहाँ पर देखो अमेंडमेंट की बात की गई है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31D के तहत इमरजेंसी के दौरान इसको इंसर्ट किया गया, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी को डिफाइन करता था। बाद में 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ओमिट कर दिया गया था। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि स्टेट्यूट्स की बात की गई है कि जो हमारे लॉज हैं क्या उनमें डिफाइंड है क्या वर्ड एंटी नेशनल, तो उसके लिए भी बोला गया है कि उनमें भी डिफाइंड नहीं है। तो बोले उसमें डिफाइंड है नहीं, फिर आप पब्लिक ऑर्डर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जब रिपोर्ट आती है क्राइम्स इन इंडिया, तो उसमें तो एंटी नेशनल के नाम पे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए बोला गया है कि देखो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में 3 लिस्ट बनाई गई है, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग लिस्ट में रखा गया है। तो उसमें पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को स्टेट सब्जेक्ट में दिया गया है। तो उन्होंने बोला है कि स्टेट सब्जेक्ट जो है ना, स्टेट जो है उनके पास पावर है कि किस तरीके से पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। ठीक, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2019 में जो रिपोर्ट आई थी 2017 के लिए क्राइम्स इन इंडिया, उसमें ये बात बोली गई कि पहली बार उसमें क्राइम कमिटेड बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स ये अलग टर्म रखी गई और इसके बेसिस पर जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनके बारे में भी बताया गया। द चैप्टर लिस्टेड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स एंड टेररिस्ट इंक्लूडिंग जिहादी टेररिस्ट एज द 3 एंटी नेशनल एलिमेंट्स। एंटी नेशनल एलिमेंट्स को इन 3 में डिवाइड किया गया और फिर इसमें कितनी अरेस्ट हुई वो सब के बारे में बताया गया था। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एनसीआरबी की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1986 में इसको सेटअप किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। इसका मेन काम ये है कि एक तरीके से एक रिपोजिटरी बनाई जाए जहां पर इंफॉर्मेशन क्राइम को लेकर के और क्रिमिनल्स को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह सेव हो सके, ताकि उसका यूज किया जा सके जब भी किसी क्राइम को सॉल्व करने की जरूरत हो। इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को एस्टेब्लिश किया गया था। 2 रिकमेंडेशन आई थी। नेशनल पुलिस कमीशन 1977 से 1981 के बीच में जो कमीशन बनाया गया उसने रिकमेंडेशन दी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो टास्क फोर्स है 1985 उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, और इन दोनों की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको फॉर्मेशन इसका किया गया था। एनसीआरबी जो है वो क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट लेकर के आता है कंप्लीट। हमारे यहाँ पर एनुअल जो भी क्राइम हुए हमारे अक्रॉस द कंट्री उन सभी के बारे में डाटा पब्लिश किए जाते हैं 1953 से। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो 1953 से ही पब्लिश की जाती है। द रिपोर्ट सर्व्स एज ए क्रूशियल टूल इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर है। ये जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, इस पे जो आर्टिकल आया है ये रिलेटेड है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उसी के लिए। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, लोगों में एक फियर है कि उनकी जो प्राइवेसी है वो डाइल्यूट हो गई। तो इसके लिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो भी अपनी तरफ से सही है,
बिल्कुल फेयर है कि उनका मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी क्लियर होगी, लेकिन जो अपोजिशन जो विरोध हो रहा है उसका भी मानना सही है कि इससे जो प्राइवेसी है वो डाइल्यूट होगी। तो दोनों में अगर आपको मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए आपको उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, और जब डिस्कशन करके स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, जो प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर उसको फॉलो किया जाए, और फिर उन रिकमेंडेशन के आधार पर इसमें और ज़्यादा आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, किन पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हो, ताकि मीनिंगफुल अगर डिबेट हो तो जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सामने अच्छे आते हैं। फार्म लॉज की अगर हम बात करें तो उनमें भी कुछ इश्यूज थे, उनको लेकर के भी विरोध हुआ था, और अगर प्रोसीजर के तहत उनको फॉलो किया जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती कि हमें इतना लॉन्ग प्रोटेस्ट देखने को मिलता और उसके बाद में गवर्नमेंट को उनको रिपील करना पड़ा। तो ये सारी पॉइंट्स इसमें भी बोला गया है कि अगर आप ये सारी चीज़ें चेंज कर रहे हो तो उसमें आपको डिस्कशन, जो मीनिंगफुल डिबेट है, जो डिस्कशन है वो होना जरूरी है, स्टैंडिंग कमेटी से इसका रिव्यू होना जरूरी है, तभी जाकर के और ज़्यादा जो रिकमेंडेशन है वो उसमें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। हालांकि जो ये बोला गया है कि 4 क्वालिफाइंग डेट मतलब इसमें डिक्लेयर की जाएंगी कि पहले जो इलेक्टोरल रोल्स को अगर आपका नाम इसमें दर्ज करवाना है या कुछ और चेंजेस इसमें करवाने हैं तो 1-2 डेट होती थी, अब इस पूरे ईयर में 4 डेट होंगी जब आप जाकर के अपने इलेक्टोरल रोल्स में अपने नाम को लेकर के जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको चेंज करवा सकोगी। तो ये चीज़ क्लियर है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है, देखो जब आधार कार्ड से लिंक होगा तो आप क्या करोगे, डिस्टेंट एरिया में बैठ कर के भी आप, इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी चीज़ें दी जाएं कि डिस्टेंट एरिया में बैठ कर के भी आप अपने वोट का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इफेक्ट्स पे आएंगे, लेकिन जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो सामने आ सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर सबसे पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको लेकर के जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो डिसएग्री करती है, क्योंकि इसमें जो इंडिया की रैंक है उसके बारे में ये बोला गया है कि आपने किस बेसिस पर इस रैंक को पब्लिश किया है, उसके बारे में जो भी आपके डाटा हैं वो आप अच्छे से रखिए। ना तो आपने इसे डेमोक्रेसी के लेकर के जो फंडामेंटल्स होते हैं, ना तो उनको आपने इसमें कोई वेटेज दिया। इसके अलावा वेरी लो सैंपल साइज, आपके जो सैंपल साइज था वो भी बहुत कम था, इसके बेसिस पर आपने इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। तो इंडिया जो है वो इससे एग्री नहीं कर रहा है, जो भी इसमें कंक्लूजन आए हैं उससे इंडिया एग्री नहीं करता है। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 180 कंट्रीज में को शामिल किया गया था, जिसमें 142 इंडिया को इसमें रैंकिंग दी गई है, और ये बोला गया है कि हमारे यहाँ पर जो प्रेस है इंडिया में उसको फ्रीडम जो है वो काफ़ी कम मिलती है। मतलब जो गवर्नमेंट है, सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट देने की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी कम जो प्रेस है वो कर पाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला, वो म्यांमार की विजिट पर गए हैं, म्यांमार के साथ में डिस्कशन करने के लिए। म्यांमार हमारा बिल्कुल बॉर्डर एरिया, बिल्कुल नेबर कंट्री है। आप यहाँ पर मैप देखिए, सबसे पहले ये देखो, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ना वो कंप्लीट म्यांमार के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये म्यांमार है और ये हमारा कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2021 में फरवरी स्टार्ट से ही यहाँ पर मिलिट्री का रूल चल रहा है। अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की यहाँ पर विजिट हुई है। अभी हमने देखा कि वहाँ की जो पार्टी जो वहाँ पर डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी, और उसकी जो हेड थी आंग सान सू की, उसको 4 साल की जेल यहाँ पर सुनाई गई है, ठीक है। इसके बाद में ही इंडिया की यहाँ पर विजिट हुई है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी, अगर उनको जेल सुनाई जा रही है तो इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो मिलिट्री रूल है वो रेगुलर यहाँ पर रहे। तो इसकी वजह से इंडिया की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें सॉल्व करने की तो ज़रूरत है। और देखो मिलिट्री रूल अगर चल रहा है तो उसके साथ में हमारा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमने ये देखा कि जब यहाँ पर शुरुआत में जब मिलिट्री रूल था तो इंडिया ने इनके साथ में जो रिलेशन है वो काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश नहीं की, और उसका हेल्प मिला, उसका फ़ायदा मिला, बेनिफिट मिला चाइना को। चाइना ने हमेशा हर कंट्री को इक्वली तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की। इसी की वजह से इन्फ्लुएंशियल
अगर हम देखें तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चाइना का है। तो एक तरीके से बैलेंस करने के लिए रिलेशन को इंडिया यहाँ पर विजिट कर रहा है। दूसरे, अगर हम देखें तो हमारे बॉर्डर एरिया में भी काफ़ी इशू क्रिएट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, तो उनके साथ लिए भी डिस्कशन किया जा सकता है कि इंसर्जेंसी क्रिएट हो जाए, कुछ अदर एक्टिविटीज़ क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इफेक्ट हो सकती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये यहाँ पर इंडिया की विजिट हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर यहाँ पर ये बोला गया है कि चिल्लई कला जो है वो कश्मीर वाले रीजन में स्टार्ट हो गया है। अब ये चिल्लई कला जो वर्ड है ये क्या है? चिल्लई कला, देखो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्रीलिम्स से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। कश्मीर वैली में हर साल 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 31 जनवरी तक ये चलता है चिल्लई कला। 40 डे इंटेंस विंटर पीरियड होता है जिसको चिल्लई कला के नाम से जानते हैं। ये जो चिल्लई कला है ये 2 ऐसे जो विंटर सेशन होते हैं उनको फॉलो करता है। मतलब चिल्लई कला के बाद में जो टाइम होता है 20 डे का जो पीरियड होता है जो 31 जनवरी से शुरू होकर के 19 जनवरी तक चलता है उसको बोलते हैं चिल्लई खुर्द। ये स्मॉल कोल्ड होती है, मतलब यहाँ पर बहुत ही फ्रीजिंग टाइम आ जाता है, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो चला जाता है इस टाइम ड्यूरेशन में चिल्लई कला के टाइम में। लेकिन चिल्लई खुर्द के टाइम में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है और 20 डे का पीरियड होता है जिसमें पहले के तुलना में चिल्लई कला के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम ठंड होती है। और उसके बाद में होता है चिल्लई बच्चा, मतलब बेबी कोल्ड। ये 10 डे लॉन्ग पीरियड होता है जो 20 फरवरी से 2 मार्च तक चलता है और इसमें क्या होता है जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है, जो विंटर है जो कोल्ड है वो काफ़ी और कम हो जाती है। ये बोला जाता है कि जो चिल्लई कला है यूजुअली ब्रिंग्स स्नोफॉल, सब जीरो टेम्परेचर कोजिंग फ्रीजिंग ऑफ वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग द डल लेक, क्लोजर ऑफ हाईवेज एक्सेट्रा। चिल्लई कला के टाइम में जो टेम्परेचर है इतना लो चला जाता है कि देखो ऐसा नहीं है कि अचानक से 21 दिसंबर, बस ये होता है कि जब भयंकर वहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे चला जाए और जो ठंड है जो कोल्ड है वो काफ़ी हाई लेवल में होती है तो उस टेम्परेचर को उसको जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको एक टर्म से डिक्लेयर किया जाता है कि अरे हाँ चिल्लई कला स्टार्ट हो गया है, बस ये वर्ड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज से देखो। हाँ, पहले 10th पेज पर एक न्यूज़ और है, कोविड को लेकर के है। इसमें कोविशील्ड के इफेक्ट के बारे में एक न्यूज़ आई है। इसमें बोला है कि आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली तो उसमें 3 महीने के बाद में जो उसका इफेक्ट है वो थोड़ा कम होने लग जाता है, जिसके लिए ही एक स्टडी हुई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। उन्होंने बोला है कि टाइम टू टाइम प्रोटेक्शन के लिए बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत है। हालांकि अगर हम ये देखें प्रेजेंट टाइम में जो हमारी वैक्सीन एफिकेसी है और ओमिक्रॉन के खिलाफ में कैसी है इसको लेकर के भी कोई एविडेंस नहीं आया है। जल्दी इसके एविडेंस जब सामने आएंगे तब और ज़्यादा अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन हो सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, तालिबान वाले इशू को कल हमने अच्छे से डिस्कस किया। हमने ये देखा कि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन कर रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन कर रहा है कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। तालिबान ने अलाउ कर दिया है लोगों को आप विरोध कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मेन रीजन ये है कि वहाँ पर जितने भी मनी था उसको फ्रोज कर दिया गया है यूएस के द्वारा। तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि आप हमारे जो भी मनी है जो भी हमारे फंड हैं उनको रिलीज़ कीजिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आने वाले टाइम में इसी तरीके से हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चलती रही तो हंगर एक मेजर प्रॉब्लम सामने आएगी अफगानिस्तान में। तो इसको लेकर के वहाँ के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इसमें देखने को मिला कि कोई भी वीमेन का पार्टिसिपेशन इस प्रोटेस्ट में नहीं था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, नाटो ने क्लियर किया है कि अगले साल मतलब 2022 में हम रसिया के साथ में डिस्कशन करेंगे मीनिंगफुल पॉइंट के ऊपर कि आप यूक्रेन के साथ में जो आपके इशू है उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो हम नाटो के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। या देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रशिया है प्रेजेंट टाइम में जो रशिया है वो पहले यूएसएसआर 1991 से पहले जो यूएसएसआर था वो उसका ही पार्ट था यूक्रेन और रशिया। उसके बाद में जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूक्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में
एग्जिस्ट करता है। लेकिन रशिया का ये मानना है कि हमारे कंट्री अलग है, लेकिन हमारे जो भी रिलेशन है, जो भी हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ है, वो सब सेम है। इसके बेसिस पर ही इस तरीके का जो एनक्रोचमेंट है वो देखने को मिलता है। ये जो आर्टिकल है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जो नाटो है इसका कंप्लीट एम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। वाशिंगटन ट्रीटी के बेसिस पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और हेडक्वार्टर ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन मोन्स बेल्जियम में है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि खूब कंट्रीज ने मिलकर के डिस्कशन किया था। शुरुआत में जो कंट्रीज थी वो 12 कंट्रीज थी, फिर धीरे धीरे और कंट्रीज इसमें नए इसके मेंबर्स बन गए और प्रेजेंट टाइम में 30 हैं। और सबसे रिसेंट जो मेंबर बना है नाटो का, उनका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया, 27 मार्च 2020 को। इसका मेन काम यही था कि नाटो जो भी कंट्रीज हैं वो मिल करके, उनका मेन टारगेट ये था कि ये जो वाशिंगटन ट्रीटी हुई थी जिसके आर्टिकल 5 में ये बोला गया है कि कलेक्टिव डिफेंस के रूप में काम करेगा नाटो ऑर्गेनाइजेशन। मान लो एक कंट्री के ऊपर अटैक किया जा रहा है अदर कंट्रीज के द्वारा, तो सभी कंट्रीज को ये लगेगा जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने ये देखा कि यूएस ने चाइना के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। उन्होंने ये बोला था कि आपके यहाँ से जो भी सामान अगर हमारे यूएस में आता है और हमें ये पता चला कि इसमें फोर्स्ड लेबर का यूज़ किया गया है इस सब्जेक्ट को और प्रोडक्शन में, तो हम उसको हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। डायरेक्टली उन्होंने फोकस किया गया कि जिनजियांग वाला जो रीजन है, उइगुर जो है, उनके ऊपर आप जो जिस तरीके से यहाँ देखो, चाइना का जो जिनजियांग रीजन है वहाँ पर जो उइगुर कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनके खिलाफ में आप क्या कर रहे हो, उनके जो राइट्स हैं उनको सप्रेस कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। इसी को लेकर के यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अब चाइना ने भी, जिन ऑफिसर्स ने ये डिक्लेयर किया था कि हम यूएस के ऊपर चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, चाइना ने उन ऑफिसर्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि आप ना तो हमारी चाइना की विजिट पर आ सकते हो, और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है चाइना वाले रीजन में, कंट्री में, तो उनको क्या किया जाता है, एक तरीके से सस्पेंड किया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि चाइना ने अपनी तरफ से एक्शन लेने की बात की है। थोड़े टाइम पहले जब हमने ये देखा कि अभी विंटर जो ओलंपिक्स होंगे चाइना में, उसको लेकर के भी यूएस ने बोला था कि हमारे जो भी एथलीट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हमारे ऑफिसर्स उसमें नहीं जाएंगे। तो चाइना ने बोला कि इसका अगर आप गेम्स को भी पॉलिटी वाले पोर्शन में लेकर के इंक्लूड करके अपने जो रिलेशन को मेंटेन करते हो, तो उसके आपको भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।